वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चा का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। यूरोप में राष्ट्रवाद को हम समझ रहे थे कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस राष्ट्रवाद की शुरुआत जब हमने एक पेंटिंग से की कि उस पेंटिंग में किस प्रकार के आइडियाज़ थे। फ्रेडरिक शोरो ने जो 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी, जो उसकी 4 पेंटिंग की सीरीज का एक पार्ट थी। उसमें उसने एक ऐसे यूटोपियन स्टेट की कल्पना की जो कि उस समय यूरोप में शायद कहीं पर था ही नहीं। अगर आप यूरोप के बाहर की बात करें, आपका यूएसए, तो यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं इस मुकाम को हासिल कर चुका था। और अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक कंट्री था, वो था स्विट्जरलैंड। बाकी सारे देश जो है वो अभी नेशन स्टेट बनने की राह की तरफ चल रहे थे। उसकी शुरुआत हमने की कैसे फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति के दौरान कुछ ऐसे ऐसे आइडियाज़ आए जिन्होंने एक प्रकार से कहीं एक नए वर्ग को जन्म दिया। देखो, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, 1789 में, उसके बाद फ्रांस में कई ऐसे चेंज हुए जिसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। फिर फ्रांस में एक राजा बनता है जिसका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन कई सारे चेंज करता है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे भी हैं, लेकिन जो उसने चेंज किए उसमें खास चीज़ ये थी कि उसने इस पैटर्न को फॉलो किया जिसको आप कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी, कि उसने जो है चीज़ों में एक रूपता लाने का प्रयास किया था, एक रूपता लाने का। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो नेपोलियन ने क्या किया, एक समान प्रकार का वेट मेजरमेंट, एक ही करेंसी को उसने फॉलो किया। तो इस प्रकार के उसके जो नियम थे जिनको आप कहते हैं कि नेपोलियन कोड, जो उसने 1804 में लागू किया था। तो यहाँ से फ्रांस के लोगों में एक खास प्रकार के विचार पनप रहे थे कि अगर हम इस केस में एक हो सकते हैं तो और यूनिटी हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकती। उसके अलावा फ्रांस की क्रांति ने भी कुछ आइडियाज हमें दिए थे। तो धीरे धीरे जो है यूरोप के अंदर एक नए प्रकार के विचारों का जन्म हो रहा था। और दूसरा इसमें फायदा पहुंचाया 1760s के समय इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, जिसको बोलते हैं इंग्लैंड का औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति। इस इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने एक नए वर्ग को जन्म दिया, एक ऐसा वर्ग जिसके पास पैसे भी थे, जो पढ़ते भी थे, यानी उनके पास एजुकेशन भी थी, और उसको बोला गया न्यू मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास वर्किंग क्लास थी, ये फैक्ट्री में काम करते थे, ये और जगह भी काम करते हैं, इनके अंदर कुछ खास एक्सपर्ट भी हैं जो किसी फील्ड के महारथी हैं। जब ये इस प्रकार का पूरा इस पे इकोनॉमी के ऊपर ये पूरा जोर दे रहे हैं, अगर पूरी इकोनॉमी को ये अपने कंधों पर उठाए हुए हैं तो ये सवाल क्यों नहीं करेंगे, ये सरकार से पूछेंगे कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों। जब हम टैक्स पे करते हैं, हमारे में से ही कुछ लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हम मिडिल क्लास पढ़े लिखे हैं, हम आपको टैक्स पे करते हैं, हम किसी चीज़ के प्रोफेशनल हैं, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों, एक खास वर्ग को विशेष अधिकार क्यों। तो इन्होंने उन अरिस्टोक्रेटिक विशेष अधिकारों का उसको चैलेंज किया कि खास वर्ग को ही विशेष अधिकार क्यों हैं। तो इस मिडिल क्लास ने इनको चैलेंज किया, और मिडिल क्लास के दिमाग में इस प्रकार के जो विचार आ रहे हैं कि समानता होनी चाहिए, यानी इक्वेलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, भाईचारा, एक समानता का विकास हो। तो इस प्रकार के जो आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज़, ये विचार, आप ये मानिए कि यूरोप में एक नई क्रांति को जन्म देने वाले हैं। तो जब ये नया सोशल ग्रुप इस प्रकार सामने आया, जिसके अंदर आपकी वर्किंग क्लास है, इसके अंदर कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस मिडिल क्लास ने लिबरल विचारों को प्रमोट किया कि सरकार को लिबरल होना पड़ेगा, सरकार को उदार होना पड़ेगा। सरकार जो है इस एजुकेशन वाले फील्ड की, जिसमें ये महारथी हैं, ये पढ़े लिखे हैं, सरकार को इनके आइडियाज़ को स्वीकारना होगा। जो भी राजा है, सरकार है, उसे कुछ खास प्रकार के अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज को जो है एबोलिश करना होगा, खत्म करना होगा।
अब ये लोग एक प्रकार की समानता की बात कर रहे हैं। ये समानता किस फील्ड में इनको लेके जाएगी? व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? यहां पर ये जो उदारवादी राष्ट्रवाद है, इसका अर्थ क्या निकलता है? किस प्रकार के राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं ये? द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अगर आप शुरुआत के इसमें यूरोप को देखें, 19th सेंचुरी की शुरुआत के यूरोप को देखें, तो यहां पर जो राष्ट्रवाद का जो जिक्र है, राष्ट्र की जो एकता है, वो राष्ट्र की एकता का संबंध इस उदारवाद के साथ है। अब बच्चों कुछ भारी भरकम शब्द यहां पर आए हैं। उदारवाद क्या होता है? देखो, मान लिया अगर फिलहाल में भारत सरकार ये कह दे कि भाई सभी व्यक्तियों को जो है बोलने की आज़ादी है, अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और आपके विचारों को सम्मान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रकट नहीं कर सकते, मैं वैसे कह रहा हूं मैं कि अगर सम्मान मिलेगा आपके विचारों को, चाहे आपके विचार सरकार की आलोचना करने वाले हैं, चाहे आपके विचार जो है सरकार का समर्थन करने वाले हैं। सरकार कहती है कि आपको अपना काम करने का अधिकार है, आप अपना कार्य कीजिए, हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आपको कोई आपका बिजनेस करना है, आप कीजिए, सरकार इस पे कोई इंटरफेरेंस नहीं करने वाली है। आपको ट्रेड करना है, आप कीजिए। तो इस प्रकार के विचार जो हैं कि आपको आज़ादी है आपका काम करने की, इकोनॉमिकली आपको छूट है, पॉलिटिकली आपको छूट मिली हुई है, सोशली आपको छूट मिली हुई है, तो इस प्रकार के विचारों को आप कहते हैं कि उदारवाद। तो यहां पर बात चल रही है कि सरकार को उदारवाद जो है यानी उदारवादी होना पड़ेगा और इसके विचारों पर चलकर आप राष्ट्रवाद की स्थापना कीजिए। देखो इसका अर्थ क्या निकला। द टर्म लिबरलिज्म, इस लिबरलिज्म जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है लाइबर। लाइबर का मतलब होता है फ्री। अब किस केस में ये फ्री होने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की? देखो ये वही शब्द हैं जिनसे आपका शब्द बनता है लिबर्टी। लाइबर से बनता है लिबर्टी, लाइबर से बनता है लिबरलिज्म। और ये लाइबर शब्द क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र। किस प्रकार के फ्रीडम की बात चल रही है? फॉर द न्यू मिडिल क्लास। अब जो नया जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, जो काम करता है, जो फैक्ट्रीज में काम करता है, जो पढ़ा लिखा है, जो किसी खास फील्ड का एक्सपर्ट है, उसकी बात चल रही है। मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ द बिफोर द लॉ। ये कहते हैं कि भाई सभी के लिए, ये कह रहे हैं कि हमारी नज़र में, मिडिल क्लास की नज़र में, इस लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है कि आज़ादी, फ्रीडम, कि हमें फ्रीडम मिले। फ्रीडम किस चीज़ की? फॉर द इंडिविजुअल, कि हर प्रत्येक व्यक्ति को जो है फ्रीडम होनी चाहिए। तो उस समय जो है कुछ विशेष व्यक्तियों को अधिकार थे, वे अधिकार उनको बाय बर्थ मिले हुए थे। ये उस चीज को चैलेंज करते हैं कि फ्रीडम मिलेगी तो सबको मिलेगी, इंडिविजुअली होनी चाहिए। साथ में कहते हैं कि इक्वालिटी हो कानून की नजर में। तो ये व्यक्ति मिडिल क्लास की नजर में इस लिबरलिज्म का मतलब क्या निकला कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, कानून की नजर में सारे समान होने चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें इस चीज की कि उदारवाद का राजनीति में क्या अर्थ निकलता है, तो राजनीतिक शब्दों में इसका मतलब निकला इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये कहते कि भाई सरकार बने तो सहमति से बने, बाय कंसेंट बने। ऐसा नहीं है कि केवल एक वर्ग सरकार को चला रहा है या एक राजा है उसका बेटा राजा बन रहा है, ये नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो सहमति से बनेगी, बाय कंसेंट होगी। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। अगर आप फ्रांस की क्रांति को उठाकर देखते हैं, जो हम क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उसका मुख्य मुद्दा क्या था? फ्रांस की क्रांति में उन्होंने कहा था कि जो वहां का राजा है लुई, अब लुई की जो है ऑटोक्रेसी नहीं चलेगी। फ्रांस की क्रांति में लोगों ने कहा था कि लुई अपने हिसाब से
शासन नहीं कर पाएगा, इसको संविधान के तहत काम करना होगा। और शुरुआत में लुई मान गया था। जब ये लुई 16 थे, ये शुरुआत में मान चुका था। जब इसने बाद में अपनी बातों से पलटी मारी, जब इसने पड़ोसी मुल्कों की फौज लेकर जनता पर हमला करने की सोची, तब लोगों ने फैसला किया कि हमें राजा नहीं चाहिए, इसको हटाना है। तो इसका मतलब है कि फ्रांस की क्रांति ने क्या खत्म किया? ऑटोक्रेसी का एंड किया, मोनार्की का एंड वहां पर हुआ। तो ये जो आइडिया है लिबरलिज्म का, उदारवाद को जो आइडिया है, वो फ्रांस की क्रांति से ही आया है। उसी समय से राजनीतिक बात मैं करूं तो इसका मतलब है कि ऑटोक्रेसी का एंड होना चाहिए एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ये कहते हैं कि भाई साथ में ऑटोक्रेसी का तो एंड हो, उसके अलावा एक संविधान बने और संविधान के तहत देश काम करे, और एक पार्लियामेंट बनेगी जो संविधान के अनुसार ही चलेगी, उसी के अनुसार बनेगी। तो मोटा मोटी बात आप ये मानिए कि उदारवाद का मतलब राजनीति में ये होता है कि भाई एक आदमी की सरकार नहीं चलेगी, एक आदमी राज नहीं कर सकता है। हमारे ऊपर जिसकी भी सरकार बनने वाली है वो सरकार संविधान के नियमों के तहत बनेगी, और उसमें हम इलेक्शन के द्वारा वहां पर व्यक्तियों को भेजेंगे, यानी पार्लियामेंट बनाएंगे। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property। इन लोगों ने यह भी कहा साथ में कि हमें प्रॉपर्टी का अधिकार तो मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी के अधिकार हम सबको मिलने चाहिए और इस अधिकार को कोई छीनेगा नहीं। तो एक तरफ तो ये जो है ऑटोक्रेसी को खत्म करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है साथ साथ में ये क्लर्जिकल, जो वो था ना क्लर्जी, ये उसकी बात चल रही है कि क्लर्जी के जो राइट थे वो खत्म हों, प्रिविलेज, इसमें ऑटोक्रेसी खत्म हो, क्लर्जी के राइट खत्म हो, साथ में संविधान के नियमों के हिसाब से सरकार बने, ऐसा इनका मानना है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट हो, हमें हमारी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मिले, ये इनकी पॉलिटिकल डिमांड है। Yet equality before law did not necessarily stand for universal suffrage। अब अगर आप इसका मतलब ये मानते हैं कि यहां पर तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये लिबरल अगर इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सबको वोट का अधिकार मिलने वाला है। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है जब एक खास ग्रुप के व्यक्तियों को, चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, अमीर है गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका एज ग्रुप कोई एक फिक्स होना चाहिए। मान लिया डिसाइड कर दिया कि भाई 18 से ऊपर वाले व्यक्ति को वोट का अधिकार है, अब इस नियम को हम कह सकते हैं कि यह यूनिवर्सल सफरेज है, क्योंकि 18 से ऊपर का व्यक्ति कोई भी है उसको वोट का अधिकार दे दिया। तो यहां पर जो ये लोग बात कर रहे हैं इक्वेलिटी बिफोर लॉ की, उसमें यूनिवर्सल सफरेज इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब है राइट टू वोट सबको नहीं मिला है, कुछ व्यक्तियों को देने वाले हैं। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। फ्रांस की क्रांति के बाद जो फ्रांस कहलाया उसको बोलते हैं आप क्रांतिकारी फ्रांस, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंज हुए, उसको आप क्रांतिकारी फ्रांस कहते हैं। उस फ्रांस में भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जो अब तक जो है यूरोप में कहीं पर नहीं थे। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया वहां पर? एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि डेमोक्रेसी को थोड़ा सा लिबरल किया गया, व्यक्तियों को वोट का अधिकार दिया गया। पर ध्यान रखना, ये जो राइट टू वोट है जो उसमें फ्रांस के नागरिकों को जो मिला था, वो केवल और केवल
उन पुरुषों को मिला था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। और ये आपको याद होना चाहिए, आप 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, बल्कि राइट टू वोट सिर्फ ऐसे पुरुषों को मिला जिनके पास प्रॉपर्टी थी। तो इसका मतलब है जिन पुरुषों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको राइट टू वोट नहीं मिला, और जो महिलाएं थी उनको भी राइट टू वोट नहीं मिला था। फ्रांस में men without property and all women were excluded from political rights। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ था और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage। जब जैकोबिन्स का राज आया तो सारे पुरुषों को राइट टू वोट मिला, लेकिन ध्यान रखें महिलाओं को तब भी राइट टू वोट नहीं था। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor subject to the authority of fathers and husbands। और जब फ्रांस में इन सारी घटनाओं के बाद जब फ्रांस का राजा नेपोलियन बनता है तो इतने सारे इंप्रूवमेंट हो चुके थे। उसके बाद फ्रांस का राजा बना नेपोलियन। तो उसने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया, वो अपने आप ने उसने कानून पास कर दिया कि जो ये सफरेज है, राइट टू वोट है, ये कुछ ही व्यक्तियों को मिलने वाला है। और महिलाओं को इसने ये कह दिया कि महिलाएं जो हैं वे माइनर कैटेगरी में आती हैं, यानी उनको ऐसे अधिकार नहीं मिलने वाले हैं। उसने ये भी कहा कि महिलाएं जो हैं अपने पिता और अपने पति के अंडर में रहेंगी। तो एक प्रकार से उसने महिलाओं को थोड़ा जो है डिग्रेड कर दिया है। जो स्टेटस, जो इंप्रूवमेंट थोड़े बहुत जो फ्रांस की क्रांति में हुए, उसके बाद देखो पहली बात तो थी कि महिलाओं को अधिकार वैसे भी नहीं मिला था, लेकिन जब यह व्यक्ति राजा बना इसने कह दिया कि महिलाएं जो हैं वो माइनर कैटेगरी में आती हैं और उनमें इतनी समझ नहीं है कि उनको अधिकार दिए जाएं। तो इसलिए इसने कहा कि महिलाएं पिता और पति के अंडर में रहेंगी। थ्रू आउट द 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights। उसके बाद देखो क्या हुआ, पूरी आपकी 19th सेंचुरी और शुरुआत का आपका 20th सेंचुरी में ऐसे पता नहीं कितने आंदोलन हुए हैं जहां पर महिलाओं ने राइट टू वोट मांगा, जहां पर महिलाओं ने ये इक्वेलिटी के अधिकार मांगे, और उन पुरुषों को भी जो नहीं मिले थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने भी आंदोलन किए हैं। तो पूरी आपकी 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के शुरुआती वर्षों में दुनिया भर में ऐसे आंदोलन हुए जहां पर महिलाओं ने और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है ऐसे पुरुषों ने समान अधिकारों की मांग की। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक फील्ड में इनका योगदान क्या रहा, इनकी डिमांड क्या है। देखो हमने पॉलिटिकली देखा कि इन्होंने राइट टू वोट की बात तो की, पर ध्यान रखना लिबरल्स के अनुसार राइट टू वोट सबको नहीं दिया गया है। अब आप देखें इकोनॉमिक स्फीयर में कि आर्थिक रूप से इनकी सोच क्या है, ये क्या चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या चेंज हो। इन्होंने पॉलिटिकली क्या कहा कि सरकार ऐसी बने जिसको जनता तय करे, वो ऑटोक्रेसी वाली ना हो। इन्होंने राइट टू वोट की डिमांड की। अब इकोनॉमिकली क्या चाहते हैं ये, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। ये जो उदारवाद है, इकोनॉमी की शब्दावली में, उसकी भाषा में ये चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो। इसका अर्थ क्या निकलता है कि मार्केट को आजाद कैसे किया जाए। मार्केट को फ्री करने का मतलब है एंड द एबोलिशन ऑफ ए स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कि सामान को आगे भेजने में, लाने में जितने भी कुछ पाबंदियां हैं जो स्टेट ने लगा रखी हैं, जो राज्य लगाता है, जो सरकार लगाती है, कि वो खत्म किया जाए ताकि हम आराम से सामान को भेज सकें।
और मार्केट को आप फ्री कीजिए। इसका मतलब है कि मार्केट के ऊपर आपका कंट्रोल ना हो, सरकार कंट्रोल ना करे, हमें काम करने की छूट दे दो। ड्यूरिंग द 19th century, दिस वॉज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। ये मार्केट को फ्री करने की जो बात चल रही है और ये चाहते हैं कि इसके ऊपर राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो ये डिमांड इनकी मुख्य डिमांड थी उस समय। आगे देखिए, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। अगर हम जर्मनी भाषा बोलने वाले उन क्षेत्रों को देखें, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। नेपोलियन ने जो प्रशासन में सुधार किए, नेपोलियन ने प्रशासन में जितने भी सुधार किए थे, काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज, ए कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। उसने क्या किया था नेपोलियन ने? पहले जर्मन भाषा वाले इस प्रकार छोटे छोटे पता नहीं कितने ग्रुप में इस प्रकार वो बटा हुआ था, इस तरह पता नहीं कितने ग्रुप्स के अंदर, आप इस तरह मान लीजिए, आप ये मानिए कि इस तरह कुछ जर्मनी बटा हुआ है, ये जर्मनी था उसमें, आप ऐसा मान लीजिए। अब नेपोलियन ने क्या किया? ये काउंटलेस चीजें हैं, पता नहीं कितने इसके हिस्से बने हुए हैं। उसने क्या किया? उसने इन सब को मिलाकर इसके 39 हिस्से कर दिए। नेपोलियन ने क्या किया? इन सब को खत्म करके इस पूरे के 39 उसने इसके पार्ट बना दिए कि भाई आज से ये होने वाला है जर्मनी, ऐसा मान लो, किस तरह बना दिया। तो पूरे जर्मनी के 39 राज्य बना दिए गए। ईच ऑफ दीज possessed its own currency and weights and measures। अगर ये 39 राज्य बने हैं जर्मनी में, तो प्रत्येक राज्य की अपनी करेंसी है और प्रत्येक राज्य में माप और तोल के अलग अलग पैमाने हैं। मान लीजिए कि मैं अगर यहां पर सामान लेके जाता हूं, मैं यहां पर, चलो मैं हूं यहां पर, ये यहां पर मैं हूं, अगर मैं अपना सामान चाहता हूं कि इस जगह पर जाकर बेचूं और मेरे यहां पर जो है करेंसी का नाम है ए, ये मेरी करेंसी है, ए करेंसी है, और मैंने अपना सामान यहां जाकर बेचना है, तो यहां की कोई करेंसी है जिसका नाम है डी। तो समस्या होगी ना मुझे तो, कि मेरे पास जो यहां जो चलती है करेंसी वो एक चलती है करेंसी, और जब मैं यहां पर जाऊंगा ये बोलेंगे हमारे पास तो डी है, तो लेन देन कैसे होगा? समस्या आने वाली है। तो चलो इसको भी अगर साइड में कर दें कि चलो भाई करेंसी वाली भी कोई बात नहीं है। मेरे पास कपड़ा था और वो कपड़ा लेके मैं यहां जाके बेचने वाला हूं। मैंने कपड़े को यहां पर माप लिया कि मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है, 5 मीटर कपड़ा है, और यहां पर 1 मीटर का मतलब होता है इतना बड़ा कपड़ा। ठीक है, इसको हमने 1 मीटर मान लिया। तो ऐसा ऐसे मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है, और जब मैं यहां पर गया बेचने के लिए, तो इनके यहां पर 1 मीटर का मतलब है इतना। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास तो 5 मीटर कपड़ा है। अब समस्या यह है कि मेरे पास जो 5 मीटर है, इसको मैं इनमें कैसे कन्वर्ट करूं? अगर सब कॉमन होता कि मीटर, इतना बड़ा मीटर यहां पर होता है, तो इतना बड़ा मीटर यहां पर भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, क्योंकि फिर तो समान जो अमाउंट हो गया ना वो तो। और अगर करेंसी भी एक समान हो, मेरे पास यहां पर भी पूरे इस जर्मनी में अगर यही चले करेंसी, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो यहां पर समस्या ये है कि इसमें 39 राज्य बटे हुए हैं, प्रत्येक की अपनी करेंसी है, उनके अपने हिसाब से माप तोल का उनका जो है सिस्टम है पूरा। किसी के अनुसार 1 किलो में कितना होता है और किसी के अनुसार 1 किलो में कितना होता है। अब देखो एक ऐसी ही दुविधा यहां पर आप देखें, एक मर्चेंट है ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग। तो वो चला हैम्बर्ग से, एक व्यापारी है, वो चला हैम्बर्ग से और कहां पर गया? न्यूरेमबर्ग में गया। उसने अपना कुछ सामान बेचना है और
सामान को बेचना है तो उसके बीच में कई जगह पर उसको टैक्स पे करना पड़ा। वो बताता है कि मुझे अलग अलग 11 जगह पर कस्टम के बैरियर्स मिले, सरकार की तरफ से मुझसे टैक्स लेने के अलग अलग 11 जगह मिली जहां पर मैंने टैक्स पे करना पड़ा। तो ये मानो कि दिल्ली से कोई व्यक्ति है और वो बेचारा सामान बेचने चला, उसको जाना है केरल। तो दिल्ली जब वो निकलेगा तो पहले आपका हरियाणा में उसको टैक्स लग गया, फिर जाके उसको रोक लिया, राजस्थान पे जाके रोक लिया कि भाई रुक यहां पर, अब यहां का टैक्स भर दे। फिर जाके उसको एमपी में रोक लिया कि मध्य प्रदेश में कि अब फिर टैक्स भर दे। उसके बाद उसको महाराष्ट्र में रोक लिया कि टैक्स भर दे। फिर कर्नाटक में रोक लिया और फिर जो है तमिलनाडु में रोक लिया, चाहे केरला में रोक लिया। तो मतलब उसको जो है कितनी जगह टैक्स पे करना पड़ा, हर जगह पे उसको टैक्स पे करते करते वो गया। तो वही बात आप यहां पर देखिए कि एक व्यक्ति है जो हैम्बर्ग से चला न्यूरेमबर्ग में गया, उसको 11 जगह पर टैक्स पे करना पड़ा और हर जगह पर उसको 5% टैक्स पे करना पड़ा। जो उसका सामान है उसका 5% उसको हर जगह टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो अगर 11 जगह उसने पे किया है, मान लो कि हर जगह उसने 5 रुपए टैक्स के भरे, तो 11 जगह पे वो जो है 55 रुपए टैक्स के भर चुका है। तो कितनी समस्या है। उसके अलावा ड्यूटीज वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। जो ये टैक्स लगता है, जो ड्यूटी लगती है कस्टम ड्यूटी, ये उस सामान के वेट पर डिपेंड करती है, फिर उस मेजरमेंट पर डिपेंड करती है। मान लिया कि वो जो सामान लेके जो गया था वो 100 किलो सामान था, तो उसका 5% इसको यहां पर टैक्स पे करना है। अगर ऐसे ही 5% पे करता जाएगा तो उसका तो बेचारे का आधा सामान तो वैसे निकल जाना है टैक्स पे करने में, तो क्या बेचेगा वहां जाकर वो। तो ये वहां की एक समस्या को दिखाया गया कि उस समय क्या समस्या थी। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। एक समस्या यह भी थी कि हर जगह का अपना अपना अलग हिसाब किताब था, कि हैम्बर्ग वाले कुछ और यूज करते हैं, न्यूरेमबर्ग वाले कुछ और यूज करते हैं। तो वो लेके गया अपने हिसाब से कि भाई मान लिया कि दिल्ली में है, दिल्ली में उसने एक जो है एक बॉक्स जो है रख लिया, सामान का भर लिया और उसमें कह दिया किसी ने कि भाई इसमें आपका 100 किलो सामान है। तो वो 100 किलो जो है वो दिल्ली के हिसाब में 100 किलो है। और उसके बाद वो आगे हरियाणा में गया तो वहां पर किलो का मतलब कुछ और निकला। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि भाई यहां पर किलो का मतलब ये है तो यहां पर क्या निकलेगा। फिर वो यूपी या फिर राजस्थान में गया, जहां पर भी गया। तो इसी प्रकार वो हैम्बर्ग से लेकर न्यूरेमबर्ग तक कितना टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम था ये। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एले। देखो ये था, जिस तरह हम नापते हैं ना मीटर में, हम कपड़े को मीटर में नापते हैं, कितना मीटर कपड़ा है, या थान में नापते हैं। तो वहां पर तरीका उस टाइम पे था एले, विच इन ईच रजिस्टर्ड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। अब ये जो एले है ये हर जगह इसकी लंबाई अलग अलग है। हो सकता है हैम्बर्ग में एक एले जो है वो इतना लंबा होता हो, एक नई जगह पर जाए अगले राज्य में तो वहां पर एक इतना बनता हो, अगली में जाके क्या पता वहां पर जाकर एक एले इतना बनता हो। ये तो समस्या हो जाएगी। तो और हर जगह अपना अपना अलग है। तो पूरे 39 स्टेट में ये अलग अलग तरीके हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट, जर्मनी की जगह फ्रैंकफर्ट। अगर यहां पर लिया है तो यहां पर इसकी लेंथ बनेगी 54.7 सेंटीमीटर। तो एक एले का मतलब है आप माने कि 55 सेंटीमीटर से कुछ कम है। जब आप मेंज में गए तो वहां पर यह 55.1 सेंटीमीटर हो गया एक एले का मतलब। न्यूरेमबर्ग में गए तो 60.56 सेंटीमीटर का हो गया। तो इस प्रकार जो है फिर ये फ्रेबर्ग में, तो हर जगह इसकी वैल्यू अलग है। तो एक व्यापारी के लिए कितनी समस्या होने वाली है, क्या क्या उसको फेस करना पड़ेगा।
सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। तो उसको एक्सचेंज कैसे करेगा, वो हर जगह नया नया सिस्टम है। तो ये समस्या थी कि इसके कारण जो है कि बिजनेस में दिक्कत आ रही थी। कोई सोचेगा कि यार मैं यहां से वहां तक क्यों जाऊं, इतना पंगा लूं, मैं यहीं कहीं आसपास बेच लूंगा इसको मैं, पर वहां पर डिमांड वैसे कम है। जहां पर डिमांड है वहां जाने के लिए इतनी मुसीबतें हैं, कौन उसको मोल लेगा। तो इस कारण जो है ट्रेड में दिक्कत आ रही थी, इकोनॉमिक एक्सचेंज करने में बहुत समस्या आ रही थी। एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास हु आर्ग्यूड फॉर ए क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। इस कारण जो नया जो मिडिल क्लास था, जो बिजनेस क्लास थे, जो काम करने वाले जो व्यक्ति थे, उनके दिमाग में ये आइडिया है कि भाई क्यों नहीं एक यूनिफाइड टेरिटरी हो, कि सबके ऊपर एक नियम लागू हो। तो इसलिए इनके दिमाग में बात आई कि इन 39 की जगह पर अगर एक ही होता तो कितना अच्छा होता, इनका बिजनेस बड़े फायदे में रहता। इन 1834, अब देखो ये समस्याएं चल रही हैं, इन समस्याओं के कारण क्या हुआ, समस्या आती है तो भाई समाधान भी होता है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। एक कस्टम्स यूनियन ऑफ जोल्वेरिन, ये जगह ध्यान रखें, एक कस्टम्स यूनियन ऑफ जोल्वेरिन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। इसको शुरू किया पर्सिया ने। पर्सिया एक जगह थी, एक राज्य था जिसको आजकल आप जर्मनी भी कहते हैं। इस पर्सिया ने जो है इसको शुरू किया। उसने क्या किया, कई सारी जो कस्टम यूनियन थी, एग्जाम्पल एक टैक्स लेने वाले, देखो ये था, मान लिया ये था वो, एक लोग जहां पर टैक्स यहां पर लेते हैं, ये पूरा बटा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार यहां पर भी टैक्स लेते हैं, ये भी टैक्स लेते हैं, क्या क्या सबको मिलाकर एक तरीका बना दिया कि भाई ये आपका कॉमन है। तो कस्टम यूनियंस और जोल्वेरिन, इसका नाम क्या दिया, जोल्वेरिन, इसको बनाया गया पर्सिया के द्वारा कि सब के सब जो है एक प्रकार का टैक्स लेंगे, अलग अलग नहीं पे करना होगा। और जब ये तरीका शुरू किया गया, बाद में इसको जर्मनी के बहुत सारे राज्यों ने इसको ज्वाइन किया। देखो कई सारे थे, एक पर्सिया भी हुआ करता और भी राज्य थे, आज उन सब को मिलाकर आप जर्मनी कहते हैं। तो जर्मनी का एक नाम पहले पर्सिया भी था, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इस प्रकार जो एक नया जो है सिस्टम स्थापित हो चुका है, जहां पर एक कॉमन सिस्टम को ये फॉलो करते हैं। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। इस यूनियन ने क्या किया, कई तरह के जो टैरिफ बैरियर थे, जो टैक्स पे करने के जो स्थान थे, जहां पर हर जगह टैक्स पे करना पड़ता था, उन सबको इन्होंने खत्म कर दिया। और जो करेंसी थी, जो करेंसी पहले 30 हुआ करती, अब उनको सिर्फ 2 बना दिया, यानी अब आपको सिर्फ 2 ही करेंसी में काम करना पड़ेगा। तो ये चलो ये भी ठीक है कि मान लिया कि आप यहां से, आपने यहां से एक करेंसी में सामान लिया, तो आपको यहां पर सामान बेचना है, तो या तो उनके पास ए मिलेगी या उनके पास बी करेंसी मिलेगी। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 2 में समस्या नहीं है, समस्या 30 में है। पता नहीं कब कौन सा क्या मतलब इसको नहीं लेता, मना कर दे, कोई बोलेगा मैं तो ए नहीं लूंगा, तो जेड वाली करेंसी लूंगा, लेकिन अब तो 2 ही हैं। तो यहां पर थोड़ा जो है सहूलियत हुई इनको, तो ये व्यापारियों के लिए फायदे वाली बात थी। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। और जब रेलवे का विस्तार हुआ, तो रेलवे के विस्तार ने क्या किया, हर जगह पर आना जाना आसान कर दिया। और जब लोग मूवमेंट करने लगे तो कोई समस्याएं भी आई, और समस्याएं आई तो उनका समाधान भी करना पड़ा। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। देखो वहां पर क्या था कि जब ये इकोनॉमिक जो ये राष्ट्रवाद जो उभर रहा था, इसके कारण उस समय का जो सेंटिमेंट थे, मतलब जो लोग चाह रहे थे कि भाई एक कॉमन सिस्टम हो, एक देश बने पूरा, और वो देश के अंदर पूरे तरीके से जो है वैलिड हो कि आपने इसमें काम करना है, मेजरमेंट का तरीका ये रहने वाला है, ये आपकी करेंसी रहने वाली है। तो ऐसी बातों को इनकी जो
आर्थिक डिमांड थी, इनकी जो आर्थिक मांगे थी, उन्होंने एक राष्ट्र की तरफ जो है इशारा किया कि एक राष्ट्र होना चाहिए और उस राष्ट्र में सब कुछ जो है यूनिफॉर्म में होना चाहिए। एक करेंसी हो, एक प्रकार की यूनियन जो टैक्स ले, या एक प्रकार का मेजरमेंट हो। तो इस प्रकार जो है ये डिमांड थी लिबरल्स की कि किस समय क्या होना चाहिए। अगर हम यहां पर देखें कि यहां पर एक अर्थशास्त्री के विचार जो हैं वो आपके सामने हैं कि वो अर्थशास्त्री क्या चाहते हैं। इकोनॉमिस्ट began to think in terms of the national economy. They talk of how the nation could develop and what economic measures could help force this nation together. अब जो अर्थशास्त्री थे, अभी जो अर्थशास्त्री थे उस समय यूरोप में, वे अर्थशास्त्री अब ये सोचना शुरू कर चुके थे कि भाई कि ऐसे क्या हो कि हमारा देश जो है वो एक इकोनॉमी के अंदर स्थापित हो सके। अब तक ये था कि ये फलाना राज्य है, ये वो राज्य है, ये वो साम्राज्य है। अब इनको लगा, अर्थशास्त्रियों को ये लगा कि अब हमें देश की इकोनॉमी को देखना है कि पूरा देश एक इकोनॉमी कैसे बने। दे टॉक ऑफ हाउ द नेशन कुड डेवलप, कि एक नेशन कैसे विकसित हो सकता है, एक देश का विकास कैसे हो, और विकास कैसे हो तो उस देश को एक कैसे किया जाए। पहली बात है कि देश को एक कैसे किया जाए। अगर मान लिया आप सबकी मुद्राएं अलग अलग हैं, आपकी करेंसी अलग अलग हैं, अगर आप इंडिया को लेके चलें, इस इंडिया देश में अगर हर राज्य की अपनी एक करेंसी हो, अगर प्रत्येक राज्य का मेजरमेंट अलग अलग हो, कपड़े को नापने का, सामान को तोलने का जो वेट वगैरह है उसकी वैल्यू अलग अलग हो, अगर पूरे देश की पढ़ाई अलग हो, कोई पढ़ाता हो अपने अपने राज्य की हिस्ट्री पढ़ाए, मान लिया कि अगर आप दिल्ली में हैं तो सिर्फ दिल्ली की हिस्ट्री पढ़ाई जाए, आप यूपी के तो यूपी का पढ़ाया जाए, आप केरला के तो वहां का पढ़ाया जाए, आप असम के तो वहां की पढ़ाई जाए, तो भैया फिर तो क्या होने वाला है, फिर तो जो है सब अपना अपना देखेंगे कि ये मेरा है। तो फिर राष्ट्र वाली बात कैसे आएगी? सारे अपनी करेंसी में काम करेंगे तो उसको औरों से क्या मतलब है। तो इससे क्या होगा कि ट्रेड मूवमेंट रुक जाएगी। मुझे यह लगेगा कि भाई अगर मेरी करेंसी यहां पर है और सामने पता नहीं कौन सी करेंसी है, तो मैं वहां पर क्यों जाऊंगा, और पता नहीं कितना टैक्स पे करना पड़े, समस्या होने वाली है। तो उससे तो आप बटकर रह जाएंगे कि ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ये तमिलनाडु है, ये असम है। वो एक देश वाली बात कैसे आएगी, वो यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी। तो यूनिफॉर्मिटी आने के लिए ये चाह रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसे कौन से मीजर्स, कौन से कदम उठाए जाएं कि एक देश बन सके, एक नेशन बन सके। नाम है फ्रेडरिक लिस्ट, उस समय के अर्थशास्त्री। ये लिखते हैं, द एम ऑफ द जोल्वेराइन इज टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू ए नेशन। ये कहते हैं कि इस जोल्वेरिन या जोल्वेराइन जो क्या थी, कस्टम्स जो थी ना, सारी यूनियन जितनी थी उन सब का एक ग्रुप बन चुका था। ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये रहा इसके बारे में, कस्टम्स यूनियन, जितनी सारी कस्टम यूनियन थी उन सब को मिलाकर एक बना दी, उसको नाम क्या रखा, जोल्वेरिन। तो यहां की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इसका बनना, इसका मतलब था कि जर्मनी के लोगों को इकोनॉमिकली अब एक होना है। इट विल स्ट्रेंथन द नेशन मेटेरियली एज मच बाय प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट एक्सटर्नली एज बाय स्टिमुलेटिंग इट्स इंटरनल प्रोडक्टिविटी। देखो इसके कारण क्या हुआ, इस बात का अर्थ यह निकलता है कि जब इन सब ने मिलकर एक पूरी जो यूनियन थी, कई सारी थी, इसके अंदर बहुत सारी जगह पर टैक्स लिया जाया करता, इस प्रकार जब इन सब को एक बना दिया कि अब ये है, इसके अंडर में काम करना है, तो इसका मतलब क्या है कि व्यापारी को अब जो है इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आराम से अपना ट्रेड करेगा, पूरा उसका व्यापार चलेगा, उसको किसी लेन देन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जब आपका व्यापार आगे बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इस कारण जो है, सिर्फ एक इस छोटी सी घटना के कारण, हालांकि छोटी नहीं है
लेकिन फिर भी इस छोटी सी घटना के कारण जो है एक पूरे देश का जो प्रोडक्शन है जर्मनी का वो बढ़ना शुरू हुआ। तो ये उसी की बात चला कि वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और जब देश के अंदर उत्पादन बढ़ेगा तो देश क्या करेगा, उसका करेगा एक्सपोर्ट। इसलिए जो है इनका व्यापार बढ़ना शुरू हुआ। इट ought टू अवेकन एंड रेज नेशनल सेंटिमेंट थ्रू ए फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल इंटरेस्ट। इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जब आपका ट्रेड बढ़ा, आपका उत्पादन बढ़ा, आपके पैसे आए, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हुए, थोड़ा साउंड हुए आप, तो उसका फायदा क्या हुआ कि अब धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना पनपनी शुरू हुई कि हम एक पूरा देश हैं, हमारा देश डेवलप हो सकता है, हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इस तरह के सेंटिमेंट से जो है वो उभरने लगे। द जर्मन पीपल हैव रियलाइज्ड दैट ए फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इज द ओनली मीन्स टू एनजेंडर नेशनल फीलिंग। अब जर्मनी के लोग ये समझ चुके थे कि अगर एक चीज कॉमन होगी हमारे बीच में, चाहे हमारा सिस्टम कॉमन हो, हमारी करेंसी कॉमन हो, तो इस प्रकार की बातें अगर कुछ कॉमन होंगी तो उसका फायदा यह होने वाला है कि हमारा देश इकोनॉमिक रूप से विकास करेगा, और यही हमारा देश जो है एक राष्ट्रवाद की भावना इसके अंदर बननी शुरू हुई। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम जो था, जो यहां पर आपका बनना शुरू हुआ है ये जोल्वेरिन में, तो इसने जो है राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया। अब एक छोटा सा पॉइंट यहां पर है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड्स दैट लिस्ट होप्स। लिस्ट यहां पर उस अर्थ का नाम है, अर्थशास्त्र का नाम है। तो ये अर्थशास्त्री क्या चाहते हैं, होप्स टू अचीव थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स। आपने बस ये बताना है कि ऐसे कौन से वो घटनाक्रम हैं जिनका जिक्र ये करना चाहता है कि ये प्राप्त हो सके। ये जो अर्थशास्त्री हैं फ्रेडरिक लिस्ट, ये किस प्रकार की अचीवमेंट्स आते हैं, आप उसको बताना कि क्या चाह रहे हैं, और इसके बारे में बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, ठीक है, नमस्कार।